गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का। आज हमारे पास चैप्टर है ज्योग्राफी का सेकंड लास्ट चैप्टर। क्या नाम है इस चैप्टर का? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज मेरा बर्थडे है, तो हर हफ्ते एक बर्थडे बनाएंगे अपन। अब इसके लिए आज मैंने कलर ड्रेस पहन के आ गया। कैसे हो? चलो भाई साहब, ठीक है। ऑडियो वीडियो सही है? बताओ, ऑडियो वीडियो ऑडियो वीडियो बेहतर तरीके से दिखाई सुनाई सब दे रहा है? यस, इट्स गुड। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। हाँ, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। शुरू करते हैं। आज अपने पास बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, बढ़िया। चैट कहां से देखूंगा, लेकिन फोन से तो लाऊं। चलो भाई साहब, सही है सब। एक बार क्या अपन टेस्टिंग कर लेते हैं तो सारी चीजें अपने को पता चल जाती है। किस नेटवर्क वेटवर्क कोई लैग किसी प्रकार का जो पीछे भाग रही थी तुम्हारी स्क्रीन, वो बताइए, बताइए, बताइए। ऑल गुड? अरे पढ़ लो। आज कलर ड्रेस इसलिए पहन के, आज मुझे कहीं जाना था, भागा दौड़ी में मैं टी शर्ट मेरी भूल गया घर पे। फिर इधर ऑफिस, दूसरे वाले ऑफिस आया तो यहाँ टी शर्ट थी नहीं। ठीक है, बट सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, तो क्या है, यूनिफॉर्म पहन यूनिफॉर्म पहन के चालू। चलिए, हाउ इज इट गोइंग? धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ उस दिन का कि हमने 1 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू किया, और होले होले नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते 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 आप इस पॉइंट पे आ गए हो कि आपका आज ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट ऑन दी एज टू कंप्लीट आवर सिलेबस। ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अरे बताओ, क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का सोल्यूशन, वो क्वेश्चन पेपर 3 नंबर 3 जो है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, अभय प्रैक्टिस पेपर नंबर 3, वो सॉल्व कर लियो नहीं कियो? हाँ जी, बताइए। कर लियो? सारे बच्चे आ जाओ जरा। बच्चे कहां चले गए? ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। कर लिया नहीं किया? बिकॉज ऑफ प्रीबोर्ड्स। लैग लूग तो नहीं है कुछ? अभी प्रीबोर्ड्स के बात करेंगे। प्रीबोर्ड्स हो रहे हैं, आधे बच्चे प्रीबोर्ड के सारे आ गए। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, बच्चों ने सोचा कि आप लेट आते तो हम भी लेट आए। वाह बेटे वाह ठीक है, ऐसे तो मैं किसी दिन और लेट आऊंगा तो तुम फिर और लेट आओगे।
बदतमीजी करता है टीचर से। चलो फाइन, चलिए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं चैट बंद कर रहा हूं तुम लोगों की। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, पिंक कलर इज अ ब्यूटीफुल कलर यार, मुझे तो पिंक कलर बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, एक नंबर। हम्म, चलो आगे बढ़ा जाए। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में बेसिकली आपको मिनरल्स के बारे में बताया गया है, बहुत सारे मिनरल्स के बारे में बताया गया है। और इन मिनरल्स में जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ मिनरल्स जो है आपके मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये सारी क्लासिफिकेशंस को समझाया गया है। और कुछ रिसोर्सेज जो आपके एनर्जी रिसोर्स हैं, जिनसे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो चैप्टर को सबसे पहले ही अपन क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देते तो आसान होगा। पहले पार्ट में अपन पहले पूरा मिनरल समझ लेंगे और दूसरे पार्ट में अपन एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। एक और पार्ट है चैप्टर में इसके अलावा कि मिनरल्स और एनर्जी को पढ़ोगे, उसके अलावा क्या रहेगा, थोड़ा बैकग्राउंड कि मिनरल्स क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, वाली चीजें। तो ऐसे अपन चैप्टर को 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं। फाइन, शुरू करते हैं। तो जैसे पहले अपन बेसिक्स पढ़ेंगे एकदम, फिर अपन देखेंगे मिनरल्स किस किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में, वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में मिलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में मिलते हैं। तो वो मोड ऑफ अकरेंस, देखो इस चैप्टर में थ्योरी क्वेश्चन जो है, थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी है ही नहीं, फैक्ट 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 है। तो इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो यही है कि थोड़ा डेफिनेशन वगैरह, मिनरल्स का मोड ऑफ अकरेंस के 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, और मिनरल्स का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स जो है, तो मिनरल्स क्या हो रहा है, मिनरल्स का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माइनिंग वगैरह जो होती है तो उसके हजार्ड्स हैं, इसकी समस्याएं, तो वो कंजर्वेशन जरूरी है। फाइन, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, अलग अलग तरह के मिनरल्स कौन से, तो पूरा फैक्चुअल चीज है, डेटा है पूरा, कि फेरस मिनरल्स हैं जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, आयरन और मैंगनीज देखने को मिलेगा। नॉन फेरस मिनरल्स है जिसमें कॉपर और बॉक्साइट देखने को मिलेगा। नॉन मेटालिक मिनरल्स में माइका पढ़ेंगे, और रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन पढ़ेंगे। तो चैप्टर का देखो, चैप्टर का एक पार्ट, चैप्टर का दूसरा पार्ट, बेसिक्स समझ लिया, थ्योरी वाला पार्ट। दूसरा पार्ट में अपन ने सारे मिनरल्स, और तीसरा पार्ट जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज का है, जिसमें अपन क्या करेंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोलॉजी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? तो क्या है ये चैप्टर का पूरा रोड मैप है, ये चैप्टर का पूरा रोड मैप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रोड मैप है। अब अगर हम बढ़े तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स क्या है, कि ये एनर्जी रिसोर्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना, तो एनर्जी इज नॉट फॉर द लाइफ टाइम, कि कोल है तो है ही है, कोल खत्म होंगे ना एक दिन, तो उसको बचाना, कंजर्व करना क्यों जरूरी है। तो ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। फाइन, ये पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। आप जरा एक एक करके अपन जैसे 3 पार्ट बना लिए, कि एनर्जी रिसोर्सेज वाला पार्ट 3 हो जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। गॉट इट? ठीक है, चलो भाई साहब आगे बढ़ा जाए। शुरू करते हैं मिनरल्स से। समझ में आ गया ये? कोई किसी प्रकार की नेटवर्क लैग, लूग, ये वाली समस्या तो नहीं है? सब फिक्स कर दिए? देखो जरा एक बार, सीनियर एक्सपर्ट बैठे आज कुर्सी पे, आज उन्होंने सब सेट कर दिया है। आज मैदान में पीयूष सर है, संदीप भैया को बोला कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया। ये जो नोबिता सिंह राजपूत लिख रहे हो तुम, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे अभी, ठीक है, दिगराज सिंह चिकारा बनने में। बंदूक उठा लूंगा मैं, हाँ पढ़ लो चुपचाप। ऑल सेट? बढ़िया, ठीक है, चलो आ जाओ। तो मिनरल से शुरू करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल? मेरा नाम है नोबिता।
मिनरल्स क्या होते हैं? देखो मिनरल्स यानी कि हमारी ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे, हमारे अर्थ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ का इंडिस्पेंसिबल पार्ट होते हैं। चाहे अब तुम एक पिन बनाना हो, चाहे उस लोहे से आपको एक शिप बनाना हो बड़ी सी, हर चीज में कहीं ना कहीं मिनरल्स का इस्तेमाल हो रहा है। फाइन, हर चीज में कहीं ना कहीं मिनरल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ठीक है, हमारे जीवन का इंडिस्पेंसिबल पार्ट होते हैं मिनरल्स। फाइन, मिनरल्स जो होते हैं तो होते क्या है? तो मिनरल्स एक तरह का होमोजेनस सब्सटेंस होता है। जैसे आयरन है तो वो आयरन है, वो पूरा आयरन के एटम से बना हुआ है ना। तो मिनरल्स आर डिफाइंड एज होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो होमोजेनस तरीके से, होमोजेनस मतलब क्या? एक जैसे एटम से बनी हुई चीज, ठीक है, जो कि नेचुरली आपको नेचर में मिल रही है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। और जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उनके बॉन्ड्स वगैरह जो जो होते हैं, तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफाइनेबल होता है कि हाँ ये मिनरल है तो ये ऐसा है। फाइन, तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी लाइफ उनसे घिरी हुई है, ठीक है। एंड व्हाट आर दे? तो दे आर होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? डिफाइनेबल है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग है। गॉट इट? तो ये होते हैं मिनरल्स, दीज आर मिनरल्स, ये मिनरल्स कहलाते हैं। आगे अगर बढ़े हम तो मिनरल्स मिलते कैसे हैं? अगर खुदाई करते हैं मिनरल्स मिल जाते हैं। सिर्फ खुदाई करने से मिनरल्स नहीं मिलते हैं, मिनरल्स जो है तो अलग अलग तरह से आपको मिलेंगे। जैसे देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ अकरेंस, मिनरल्स के पाए जाने के अलग अलग तरीके हैं। तो पहला मोड ऑफ अकरेंस अगर हम समझे, ठीक है, तो पहला मोड ऑफ अकरेंस क्या है? तो ये नोट्स में आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि जो नोट्स हम बना रहे हैं ना, ये नोट्स अपने आप में एक पूरा का पूरा आपके लिए रोड मैप है किस चीज का, कि आप कैसे चीजों को एंड टू एंड बहुत क्रिस्प तरीके से संभाल सकते हो। बहुत ज्यादा स्लाइड्स नहीं होती, कम स्लाइड्स क्यों बनाता हूं मैं? कम स्लाइड इसलिए बनाता हूं ताकि क्या करें कि तुम पढ़ने बैठो तो 5 मिनट में सट हो जाए। तो हर एक चीज चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के फ्लो के साथ आपको यहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। हर एक चीज जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर के फ्लो के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारी लाइफ का, उसकी डेफिनेशन देख ली। उसके बाद में अगली चीज ये जो इंपॉर्टेंट है, अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस किस तरह से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स के वैरायटी ऑफ वेज हैं, वेरियस वेज हैं जिसमें मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला वे जो है कि मिनरल्स जो है, मिनरल्स अकर इन क्रैक्स, ठीक है, कर्विक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स, ठीक है। और ये दर्रों में आपको मिनरल्स जो देखने को मिलेंगे, तो यू विल फाइंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ वेन्स एंड लोड्स। वेन्स और लोड्स के फॉर्म में आपको मिनरल मिलेंगे। वेन्स और लोड्स मतलब क्या होता है? तो मिनरल्स जैसे ये एक अर्थ का स्लैब है, आप विजुअलाइज करते चलना। तो जब मिनरल्स कहीं पे, जैसे अगर मान लो क्रैक है, दो मिट्टी के ब्लॉक्स के बीच में क्रैक है, तो मिनरल्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे कि वेन्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। वेन्स हमारे शरीर में जैसे वेन होती है ना, पतली पतली वेन्स के फॉर्म में, और यही वेन्स जब थोड़ी मोटी होती है, ये जब थोड़ा मोटा रहता है ऐसा वेन्स, तो इन्हें लोड्स कहा जाता है। तो एक मोड ऑफ अकरेंस जो है मिनरल्स की, एक मोड ऑफ अकरेंस मिनरल्स की वेन्स और लोड्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो मिनरल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ वेन्स एंड लोड्स, जैसे कॉपर, टिन, जिंक। ये क्या है? ये कॉपर, टिन, जिंक जो हो गए ना, ये वो वाले मिनरल्स हैं जो वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। अगली चीज क्या है? तो सेकंड जो है वो है मिनरल्स अकर इन बेड्स एंड लेयर्स। दूसरा फॉर्म जो है मिनरल का, वो मिनरल बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। मिनरल्स आपको दूसरा फॉर्म जो है वो बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब यहां पे समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं तुम्हें कि ये अर्थ का ब्लॉक है एक, ठीक है, एक अर्थ का ब्लॉक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आप देखोगे तो ऊपर की मिट्टी में मिनरल नहीं है, जैसे ऊपर इतनी मिट्टी में मिनरल नहीं है, लेकिन यहां आपको देखने को मिल रहा है कि मिनरल्स जो है, तो ये एक पूरा का पूरा एक लेयर बना हुआ है ऐसा मिनरल का एक पूरा का पूरा लेयर बना हुआ, ठीक है। यू विल फाइंड द मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ बेड्स एंड लेयर्स। तो ये बेड्स एंड लेयर्स भी मिनरल का एक मोड ऑफ अकरेंस है, एक फॉर्म ऑफ अकरेंस है कि मिनरल्स आपको इस तरह से भी देखने को मिलेंगे कि बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिनरल्स मिल रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो मिनरल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ बेड्स एंड लेयर, ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो बेड्स एंड लेयर्स में जैसे क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिनरल जमते चले गए, फिर उसके ऊपर लेयर्स ऑफ सैंड या फिर मिट्टी, सिल्ट जमता चले गया, और वो मिनरल्स वहीं डिपॉजिट होकर एक्युमुलेट हो जाते हैं। कंसंट्रेशन होता है, जब वो प्रेशर और हीट को सहन करते हैं
तो दिस एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में जब मिनरल्स ऐसे जमते चले जाते हैं ना, तो वो मिनरल्स कोल और आयरन के फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। तो कोल और आयरन जो होते हैं तो वो बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिलते हैं। मैंने शायद स्टेटमेंट उल्टा बोल दिया। तो अगर हम बात करें बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिनरल्स अकर होते हैं तो उसका एग्जांपल है कोल और आयरन, आपको ऐसे बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिलेंगे। दो हो गए। तीसरा क्या है, मिनरल्स आर समटाइम फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। जैसे अब एग्जांपल दे रहा हूं कि ये आपका सरफेस है, अब इस सरफेस में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये मिनरल है कुछ, ये सरफेस में यहाँ पे कुछ मिनरल है, ये सरफेस में यहाँ पे कुछ मिनरल है। अब क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होगी तो बारिश होगी, हवा चलेगी तो उसमें सरफेस रॉक जो है ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये सरफेस रॉक जो ये सरफेस रॉक जो ऊपर की ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। एंड विद द ब्रेकिंग ऑफ सरफेस रॉक्स, ये जो मिनरल्स रहते हैं ना, ये मिनरल्स आपको देखो मिट्टी, धूल, ये सब बह जाएगा पानी से, धूप से, हवा से, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म है मिनरल का, वो मिनरल वही रह जाएगा। तो ये मिनरल था किसमें, मिनरल वाज फाउंड इन दी सरफेस रॉक। सरफेस रॉक के अंदर मिनरल था, लेकिन उस सरफेस रॉक में क्या हुआ, हवा, पानी, बारिश के कारण वो सरफेस रॉक जो है ब्रेक डाउन हो जाती है और जो रेसिडुअल मास रह जाता है, ठीक है, वेदर्ड मटेरियल का रेसिडुअल मास, मतलब कि वेदरिंग के बाद जो मटेरियल बच गया, ठीक है, रेसिड्यू जो रह गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको सरफेस के ऊपर ही वेदर्ड मटेरियल जो है, रेसिडुअल मास और वेदर्ड मटेरियल भी एक तरह से मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो क्या होता है कि फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, सरफेस रॉक का जब डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, और उस डिकम्पोजिशन में जो सॉल्युबल कंटेंट रहता है जो पानी में मिल सकता है, वो पानी में मिलके बह गया, ठीक है, लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, और जो वेदरिंग के बाद का जो बचा हुआ मास रह गया, जो मिनरल है, वो जो है वो आपको एक फॉर्म ऑफ अकरेंस है कि मिनरल्स ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है। एंड दिस रेसिडुअल मास कंटेन्स ओर, और उसी ओर को प्रोसेस करके उसमें से मिनरल निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है ना, ये जो फॉर्म ऑफ अकरेंस है, जैसे अगर आप क्या देखेंगे तो इस फॉर्म ऑफ अकरेंस को, इस फॉर्म ऑफ अकरेंस में आपको बॉक्साइट मिलेगा। एल्यूमिनियम ऐसे ही मिलता है कि मिट्टी है, मिट्टी पानी और धूप और हवा के कारण मिट्टी मिट्टी बहेगी, लेकिन जो ठोस पदार्थ रह गया उस ठोस पदार्थ को आप एल्यूमिना कहते हैं, और वो एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम बनता है। बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का, वो ऐसे रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में मिलता है। चौथा मोड ऑफ अकरेंस क्या है ना, कि मिनरल्स में ऑल्सो अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो है वो आपको प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ये गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में कैसे, क्या सर समझाओ। देखो मैं सिंपल चीज बताता हूं आपको, मैंने एक एक चीज डायग्राम बना के समझाई है, तो डायग्राम बना के समझाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या, आप विजुअलाइज कर पाओ। तो आ जाओ फिर से ड्राइंग की क्लास में, देखो ड्राइंग टीचर, ठीक है, ड्राइंग टीचर दिख रहा है सर। अब क्या हो रहा है कि ये पहाड़ है, अब पहाड़ से क्या होता है, पहाड़ से अगर आप देखोगे तो पहाड़ से नदी आ रही है, वाह जी वाह, ठीक है, नदी, सूरज तो मैंडेटरी है, सूरज क्यों नहीं बनाया, सन इज लाइक अ फादर, ठीक है, पापा जी प्रणाम। तो और पेड़ भी होना चाहिए ड्राइंग में, ठीक है। हर बच्चे की जीवन की पहली ड्राइंग यही होती है, पहाड़, पेड़, समुद्र, और सॉरी, पहाड़, पेड़, नदी, सूरज, ठीक है, अलाइंड हो इस चीज से, बेसिक सबके सेट होना चाहिए। हर बच्चा बड़ा ऐसी हुआ है कि पहली ड्राइंग यही होती है, मोस्ट लवेबल ड्राइंग। तो अब क्या हो रहा है भाई साहब कि इसमें नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली इस ड्राइंग में एक पहाड़ इधर भी होता है, बना दिया। तो अब क्या हो रहा है, ये जो नदी आ रही है, तो अब ये नदी जैसे ऊपर से आती है ना, ऊपर से जब नदी आती है तो ये नदी अपने साथ क्या लाती है, नदी अपने साथ में मिट्टी के कण लाती है, जैसे, ठीक है, ये नदी अपने साथ मिट्टी के कण लाती है, ये मिट्टी के कण बहा के लाती है, ये मिट्टी के कण बहा के लाती है। और जो मिट्टी के कण बहा के लाती है नदी, तो ये मिट्टी के कण जब बहा के लाती है तो ये मिट्टी के कण ऊपर से तो आएंगे, स्लोप है भैया, सरारा, ठीक है, तो ऊपर से मिट्टी के कण सारे बह के आ जाएंगे। लेकिन ये मिट्टी के कण ऊपर से बह के आएंगे, नीचे जो वैली रहती है ना, ये वैली जो रहती है, तो यहाँ पे सारे मिट्टी के कण क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ पे सारे मिट्टी के कण क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। व्हाट माय पॉइंट, ये सारे मिट्टी के कण यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो दीज आर प्लेस्ड, ठीक है। तो प्लेसर डिपॉजिट, जो एलुवियम नदी अपने साथ बहा के लाई है, दिस एलुवियम, या फिर कह सकते हैं ये मिट्टी जो है, तो दिस एलुवियम इज बीइंग डिपॉजिटेड एट द वैली। लेकिन अब ये मिट्टी के अंदर क्या होता है कि ऊपर चट्टानों में कहीं जैसे सोना होता है, चांदी होता है, गोल्ड और सिल्वर ऐसे ही पाया जाता है, तो वो गोल्ड और सिल्वर भी जो है क्या है, पानी के बहाव के साथ बह के आ जाता है। और ये प्लेसर डिपॉजिट मिट्टी जो है, तो मिट्टी यहाँ जमा होती है, लेकिन पानी मिट्टी को फिर बहा ले जाएगा,
पानी तो मिट्टी को फिर बाहर ले जाएगा, लेकिन जो सॉलिड पार्ट है मेटल्स के वो सारे, तो वो मिनरल्स क्या है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। वो मिनरल जैसे ये रेड कलर, तो जैसे वो मिनरल्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो फोर्थ मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल क्या है कि when the alluvium is brought with the help when the alluvium is brought by the rivers, ठीक है, तो उस alluvium में there are certain minerals which deposits at the valley side, ठीक है, जो valley site होती है वहां पे वो minerals deposit हो जाते हैं in the form of placer deposits, ठीक है, they are placed over there, ठीक है, और वो ऐसे मिनरल्स होते हैं which are not corroded by water or wind, तो पानी और उसका उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मिट्टी मिट्टी बह जाएगी, लेकिन वो मिनरल्स वहां रह जाएंगे, ठीक है, वो मिनरल्स वहां रह जाएंगे। तो ऐसे भी आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। समझ गए? तो मिनरल्स में ऑल्सो अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे ही मिलते हैं। एंड द फिफ्थ मोड ऑफ अकरेंस, पांचवा मोड ऑफ अकरेंस जो है वो है कि ओशियन वाटर के अंदर आप देखोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्स अगर कहीं है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्स है समुद्र में। काश मैं एक्वामैन होता ना, तो मैं तो समुद्र में घुमा करता। समुद्र में इतना रिसोर्स है, हद से ज्यादा रिसोर्स है। तो अब ये पूरा पानी सब कुछ समुद्र में जाता है ना, तो ये अपने साथ में बहुत सारा मिनरल्स, रिसोर्सेस, खजाना। केजीएफ की वो नाव भी तो समुद्र में ही पलटी थी, ठीक है, केजीएफ की नाव भी तो समुद्र में पलटी थी। तो आप क्या देख रहे हो कि ओशन वाटर जो है, जोक सपाट अगर मैं आपको बताऊं तो ओशन वाटर कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स सच एज जैसे ब्रोमाइन हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, तो ओशियन वाटर में भी बहुत सारा मिनरल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 5 जगह है, 5 तरीके हैं, 5 मोड ऑफ अकरेंस है ऑफ मिनरल्स इन 5 तरह से आपको मिलेंगे। अब मुझे जरा कमेंट्स एक बार इसमें बताओ चैट में। खुल जा सिमसिम, खुल के बंद हो गई सिमसिम। हाँ जी बताइए जरा तेजी से, 5 मोड ऑफ अकरेंस समझ में आ गया? एक बार रिवाइज करवा दूं। एक्वामैन सिंह राजपूत, मैं अपनी मूवी का जॉनर बता रहा हूं तुम्हें, और चेंज होता रहता वो। जैसे मैंने एक दिन बताया था ना बाहुबली बहुत पसंद है मुझे, वैसे मुझे केजीएफ की भी दोनों मूवी गूज़बम्प है भाई, प्योर गूज़बम्प पूरी मूवी। लॉजिक वॉजिक का सब रखो तुम। केजीएफ में पुलिस थी क्या? नहीं, पुलिस का रोल ही नहीं है, लेकिन अगर तुम देखोगे लॉजिक को एक साइड रखे तो क्या मजा आता है पिक्चर में। पूरा मूवी 2 ढाई 3 घंटे पैसा वसूल पिक्चर होती है वो। केजीएफ 2 अपन सब साथ में देखने गए थे कि 1 गए थे? 2 देखने गए थे। हाँ तुम कौन से पिक्चर में गए थे? झुंड में। हाँ झुंड भी देखने गए थे एक बार, तो ये वहां से सो गए पिक्चर देखते देखते। वो पिक्चर देखने कब से नहीं गए यार, 1-1.5-2 साल हो गए जब से काम में फंसे। पहले सुकून तो था भाई जीवन में। मार्को देखूं? नोट्स नहीं बनाना है, मैं तुम्हें समझाते चल रहा हूं, तुम समझते चलो। यूजर 51717, ठीक है बेटा, आपके मैसेज मुझ तक पहुंच पा रहे हैं। ड्राइंग सिंह राजपूत, ठीक है, आ जाओ कहानी आगे बढ़ाते हैं। अभी एक बच्चा सही चीज लिख रहा है, सर कुछ मत देखिए अभी के लिए, अभी हमारा एग्जाम देख लीजिए बस। वो तो तुम्हें देखना होगा, मेरे पढ़ाने से तुम अगर पास हो रहे होते तो मैं जीवन भर पढ़ाते रहता। मैं हार्श ट्रूथ बता रहा हूं, मैं कितनी ही मेहनत कर लूं, ठीक है, उससे ये होगा कि यू विल ऑलवेज गेट द रिसोर्स, बट अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, यू डिसाइड कि यार मुझे करना है, ठीक है, मैं हर चीज पढ़ाऊंगा, मैं 10 बार 10,000 बार पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ एग्जाम के सुबह तक खड़ा रहूंगा, ठीक है, और मैं इस कॉन्फिडेंस पे बोल सकता हूं कि अगर मैं पिछले साल, ठीक है, मौत को छुके टक से वापस आ सकता हूं। मतलब आई वाज रियली नॉट वेल एट दैट टाइम। तो इस बार तो मैं मतलब टचवुड अभी तो अच्छा होना बढ़िया और आगे भी रहूंगा, तो मैं तो खड़ा रहूंगा, एग्जाम के सुबह तक खड़ा रहूंगा, लेकिन जब तक तुम अपने लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक तुम क्वेश्चंस को लिख के नहीं देखोगे, जब तक तुम कंटिन्यूस रिवीजन नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आएगा मेरे दोस्त। 100% तुम दो, मैं 200% दूंगा, फिर देखो कैसे रिजल्ट नहीं आता है। तो
वही है, मैं देख रहा हूं कंटिन्यूसली तुम्हारे एग्जाम देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन हमें साथ में देखना होगा, इसलिए तो मैं कहता हूं कि टुगेदर वी कैन वी विल, समझ गए? चलो आ जाओ। तो अपन ने ये देख लिया मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंसेस व्हिच हैज डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर व्हिच आर होमोजेनस नेचुरली अकरिंग। फाइन, ये मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स के मोड ऑफ अकरेंस जो है, तो मिनरल्स आपको वेन्स और लोड्स के फॉर्म में मिलेंगे। फाइन, जहां पे क्या होते हैं, जहां पे मिनरल्स जो रहते हैं, तो जैसे कॉपर, टिन, जिंक पाए जाते हैं। बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में आपको मिनरल्स मिलेंगे, जैसे आयरन ओर एंड कोल जो लेयर्स में रहते हैं डीप डाउन। फिर मिनरल्स जो है रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, तो मिनरल्स रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, मिनरल्स जो है आपको प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, चौथा पॉइंट है, हाँ, जहां पे वो वैली एरियाज में आपको जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मिनरल्स जो है ओशियन वाटर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ओशियन वाटर ऑल्सो कंटेन मिनरल्स, ठीक है, जैसे कॉमन सॉल्ट वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो आगे अगर बढ़े तो इंडिया में मिनरल्स है भाई साहब, इंडिया में खूब मिनरल्स है, ठीक है। इंडिया है फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज, इंडिया में मिनरल रिसोर्स पर्याप्त है। लेकिन 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 समस्या क्या है पता है? लेकिन दीज मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मिनरल्स तो है, लेकिन ऐसे हैं कि कहीं पे है तो खूब है और कहीं पे नहीं है तो कुछ नहीं है, तो मिनरल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंडिया हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेज बट दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये मिनरल्स जो है ये अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सही। जैसे आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटू इज वेरी रिच इन मिनरल्स, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो नदर्न प्लेन इज डिप्राइव्ड ऑफ एनी कमर्शियली यूजेबल मिनरल्स। तो ये लफड़ा होता है। फाइन, अब अगर हम बात करें तो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझें तो मिनरल्स हम दो तरह से देखने को मिलता है हमारे को कि मिनरल्स का, अच्छा पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। तो मिनरल्स आपको पेनिनसुला रॉक में मिलेगा, तो इंडिया का जैसे ये पेनिनसुला इंडिया जो है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है। वेस्टर्न घाट्स में मिनरल्स मिल जाएंगे, ईस्टर्न घाट्स में मिनरल्स मिल जाएंगे, छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह है, यहाँ सब मिल जाएगा। राजस्थान में आप देखोगे तो कॉपर वगैरह जैसे कुछ कुछ मिनरल मिल जाएगा, लेकिन वहीं पे आप देखोगे इंडिया का जो नदर्न प्लेन है वहां पे उतने मिनरल्स नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है तो वहां पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत है लेकिन मिनरल्स कम है। समझ गए? तो इस तरह से मिनरल्स है तो सही, लेकिन मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देयर आर मिनरल्स बट मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब मिनरल्स की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो कुछ मिनरल्स होते हैं फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वो रहते हैं जिनके अंदर क्या रहता है, लोहा, ठीक है, जिसके अंदर आयरन रहता है वो फेरस। तो आयरन मिनरल्स को आप फेरस मिनरल्स कहोगे, और दूसरे नॉन फेरस होंगे जिनके अंदर लोहा नहीं रहता है। लेकिन ये दोनों ही मिनरल की क्वालिटी क्या है कि मेटालिक है, इनको ऐसे मारोगे टन से आवाज आएगी। ये लोहा नहीं है तो प्लास्टिक है, टन से इसलिए तो आवाज नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे फेरस मिनरल्स जो है, तो फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं, वो मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है। गॉट इट? तो आयरन कंटेंट वाले मिनरल्स को फेरस मिनरल कहा जाता है। एंड दीज मिनरल्स बिकम द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो आप रुई से इंडस्ट्रीज नहीं बना पाओगे, ठीक है। अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आयरन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आयरन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आयरन जो है, आयरन एक्ट्स एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन की तरह काम करता है कि अगर इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है तो आयरन तो चाहिए रहेगा वैसा। अब इसमें भी क्या होता है कि आयरन के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना, आयरन मिनरल के ऊपर थोड़ा बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन। आयरन ओर जो रहता है, और कोई भी मिनरल ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो तो आपको आयरन की रॉड मिलेगी। उन मिनरल्स को आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। वो आपको रॉ फॉर्म में मिलते हैं, ओर के फॉर्म में। और ओर को जब आप प्रोसेस करते हो तो ओर को प्रोसेस करने से आपको क्या मिलते हैं, ओर को प्रोसेस करने से आपको मिलते हैं मिनरल्स। गॉट इट? ओर को प्रोसेस करने से आपको मिलते हैं मिनरल्स। तो अगर हम बात करें किस चीज की, फेरस मिनरल्स की, तो आयरन जो है एक इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल्स है। आयरन के डिफरेंट टाइप्स क्या है, जैसे मैग्नेटाइट, फाइनेस्ट आयरन ओर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो क्या बोल सकते हैं, आयरन विद वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। 70% तक का आयरन जो रहता है वो है मैग्नेटाइट आयरन ओर रहता है, कि जिसमें 30% ही कचरा है, बाकी 70% आयरन ओर है, ठीक है। तो इस टाइप का आयरन ओर हाईली डिमांड में रहता है, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर होता है मैग्नेटाइट। साथ में हेमाटाइट आयरन ओर रहता है, और ये हेमाटाइट आयरन ओर जो रहता है तो कमर्शियली यूजेबल है, इसीलिए इसका इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर होता है। दिस आयरन ओर कंटेन बिटवीन 50 to 60% ऑफ
आयरन, ठीक है। तो ये जो हेमेटाइट है ये इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है, मैग्नेटाइट जो है तो इंडस्ट्रीज में कमर्शियली उतना यूजेबल नहीं, उतना सस्ता नहीं पड़ेगा ना ऐसा। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो तरह के आयरन ओर होते हैं, ये चीज क्लियर होगी। आयरन ओर में अगर हम देखें तो मेजर आयरन ओर बेल्ट जो है इंडिया में मेजरली कहां कहां आयरन ओर मिलते हैं, तो 4 आयरन ओर बेल्ट के बारे में बताया गया है। सिंपल चीजें ध्यान रखना है कि 4 आयरन ओर बेल्ट कहां है, तो देखो एक तो ये रहा आपका, दूसरा ये रहा आयरन ओर, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये रहा नहीं बोलना है लेकिन, ठीक है। आयरन ओर की बात करें तो जैसे एक ओडिशा झारखंड वाले क्षेत्र में है, एक दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में है, तीसरा बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट में है और चौथा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में है, ठीक है। तो अगर आप नाम से देखोगे तो ओडिशा झारखंड बेल्ट जो है, जैसे मयूरभंज, ठीक है, खेंदुजार, ये जो आयरन ओर माइंस है बुक में लगाओ तो ये एक आयरन ओर बेल्ट हो गया कि यहां मेजरली आयरन ओर मिलते हैं। दूसरा आयरन ओर जो आप देखोगे तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला जो है तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के एरियाज में आपको ये वाला आयरन ओर बेल्ट मिल जाएगा। और तीसरा जो है तो वो क्या है, ये कर्नाटका वाले क्षेत्र में बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु टुमकुर बेल्ट जो है। और चौथा जो है गोवा महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है ये हो गया, ठीक। अब ये चारों बेल्ट में जैसे यहाँ पैराद्वीप पोर्ट है पास में, यहाँ विशाखापट्टनम पोर्ट है पास में, यहाँ न्यू मंगलुरु पोर्ट है पास में, यहाँ आप देखोगे मारमागांव पोर्ट है पास में। इन पोर्ट से इन आयरन ओर का जो मटेरियल रहता है उसको एक्सपोर्ट या फिर कह सकते हैं दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो 4 आयरन ओर बेल्ट ध्यान रखना है। फाइन। फेरस मिनरल में एक मिनरल जो अपना था, पूरे फैक्ट्स हैं वही बता रहा हूं, एक मिनरल जो था फेरस मिनरल में वो था अपना आयरन, और आयरन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां लिख दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल कौन सा है, मैंगनीज। अब मैंगनीज जो होता है ना, ये मैंगनीज एक ऐसा मिनरल है जिसको अलॉय की तरह यूज किया जाता है, स्टील वगैरह बनाने में आयरन ओर के साथ मैंगनीज वगैरह मिलाया जाता है, ठीक है। मैंगनीज इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये फेरो मैंगनीज अलॉयज बनाए जाते हैं, गाड़ी के अलॉय मत समझ लेना, अलॉय मतलब दो मिनरल्स को मिला के जब आप बनाते हो ना, तो दो मिनरल्स को मिला के अलॉय बनते हैं, तो फेरो मैंगनीज अलॉयज बनाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स वगैरह जो बनाया जाता है तो उसमें मैंगनीज डाला जाता है। तो इस सेंस में मैंगनीज क्या होता है, एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर आयरन कंटेंट है, और फेरो मैंगनीज अलॉय मतलब आयरन और मैंगनीज के अलॉयज बनाए जाते हैं, स्टील वगैरह बनाने में मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। फाइन। तो फेरस मिनरल्स क्लियर है। अब वहीं पे अगर हम देखें तो कुछ मेटल्स के मिनरल होते हैं, मतलब टन से आवाज आती है जिनको मारने पे, लेकिन वो आयरन नहीं होते हैं। वो कौन से मिनरल्स होते हैं, उन्हें नॉन फेरस मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर हो गया और बॉक्साइट हो गया। कॉपर जो होता है तांबा, तो तांबा भी एक मेटल है ना, जैसे आप देखोगे मारोगे तांबे से उई करके लगेगी जोर से। तो कॉपर इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, जैसे इलेक्ट्रिक केबल्स, क्योंकि कॉपर क्या होता है, कॉपर की क्वालिटी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ क्या है, मिलेबल होता है, उसको कूट कूट के शीट बना दो, डक्टाइल होता है उसके वायर बना दो, ठीक है। तो उसको मतलब क्या कर सकते हो तुम, कॉपर को इस तरह से उन चीजों में यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। फाइन। एल्यूमिनियम जो होता है, नहीं अभी तो कॉपर ही पढ़ रहे, तो यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री में किसका इस्तेमाल होता है, कॉपर का। साथ ही साथ आपको क्या देखने मिल रहा है कि जो बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश में, तो ये बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस राजस्थान में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड जो है, यहाँ पे आपको कॉपर पर्याप्त मात्रा में कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स which are the leading producers, these are some of the states which are the leading producers of copper, ठीक है। ये कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। एक मिनट, क्या हो गया, क्यों, काई की, मेरी गाड़ी, अच्छा फ्यूचर की थोड़ी नहीं इंपॉर्टेंट था कुछ, इसके लिए मुझे लगा कि परेशान हो रहा है, पूछ लो, शर्माए मत करो, अपनी क्लास है। सुनील इधर आओ, तुम्हारा चेहरा दिखा दे बच्चों का, तुम फेस रिवील से। एक दिन भैया मैंने सुनील को पकड़ा, मतलब आओ तुम्हारा दिखाया, संदीप भैया नहीं है, तो सुनील ऐसा घबरा जैसे चेहरा दिखा के बाद उसके लिए लड़की ढूंढने वाले हैं। क्लियर हुआ यहां तक? नहीं अभी चैट क्यों खोल दी। तो फैक्ट्स है सिंपल, अगर मैं तुम्हें क्लास ना भी करवाऊं और ये नोट्स भी दे दूं ना तो भी बन जाएगा, लेकिन एक सिंपल तुम्हें नोट्स का पर्सपेक्टिव समझ आना चाहिए कि फेरस मिनरल में आयरन और मैंगनीज पड़ा। नॉन फेरस मतलब जो कि मेटेलिक है, मेटल है, टन से आवाज आती है, लेकिन आयरन नहीं है, तो उसमें कॉपर हो गया। तो कॉपर कहां पाया जाता है और क्या यूज है। दूसरा बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है पता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है, कि बॉक्साइट को प्रोसेस करके एल्यूमिना बनाया जाता है, एल्यूमिना से निकलता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बॉक्साइट भी क्या है, एक तरह का एक नॉन फेरस मिनरल है, मेटालिक मिनरल है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम बॉक्साइट। Aluminum combines the strength of metals such as iron with extreme lightness
एंड ऑल्सो विथ गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेटर मिलिएबिलिटी। तो अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एक ऐसा ऐसा मेटेलिक मिनरल है जिसके अंदर क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि स्ट्रेंथ तो है उसके पास, कैसी स्ट्रेंथ तो है उसके पास आयरन जैसी, लेकिन आयरन जितना वजन नहीं है, लाइट वेट है। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एक अच्छा मिनरल है, यहां पे ऐसे समझ सकते हो आप। फाइन, तो इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस एंड आल्सो विद अ गुड कंडक्टिविटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी पास करता है, इसके लिए इसके भी वायर वगैरह बनते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर महंगा होता है, एल्यूमिनियम सस्ता होता है। तो अब आप जैसे देखोगे तो इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से बॉक्साइट जो मेनली यूज किया जाता है, जैसे क्या बोल सकते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, यूटेंसिल्स वगैरह बनाया जाता है, इन सारी चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अलावा भी। फाइन, कहां मिलता है, तो बॉक्साइट जैसे आप देखोगे तो अमरकंटक प्लेटू में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी हो गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो बॉक्साइट जो है मेजरली सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो ये हो गई बॉक्साइट की कहानी। अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सर प्रशांत भैया की जॉब खा जाओ, साइंस पढ़ा दूं क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यही चैप्टर है ना तुम्हारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 9th में आता है कि 10th में आता है, क्लियर है? क्लियर हुआ? बढ़िया, पीछे जा रही है क्लास, हट हट, झूठ बोलते बच्चे। जा रही है कि नहीं जा रही है? आज बिल्कुल नहीं जा रही है, नेटवर्क सही है आज, आज पैकेट ड्रॉप हो ही नहीं रहे। इनके सारे नाम याद करना पड़ेंगे। हाँ, अगर तुम ये नोट से ऐसे किसी को समझा दोगे तो तुम्हें सब ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू पीपल। पेपर रिवील कब होगा? पेपर पेपर रिवील क्या होता है ये? रोज कर रहा हूं मैं, तुम आई नहीं रहो क्लास में, आओ, रोज पेपर रिवील हो रहा है, रोज जो पढ़ोगे वही तो पेपर में आएगा। अर्जिनाज, बताओ, नाम अच्छा है तुम्हारा, अर्जिनाज। बॉक्साइट फिर से बता दो, सिंपल चीज है, बॉक्साइट क्या है, रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का, और बॉक्साइट के अंदर क्वालिटी क्या है कि एक्सट्रीम लाइट होता है, स्ट्रेंथ आयरन जैसी होती है, मिलेबल है, डक्टाइल है, उसके वायर बनाए जा सकते हैं, शीट बनाए जा सकते हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट वगैरह यूटेंसिल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। और कहां मिलता है, तो अमरकंटक प्लेटू वगैरह में मिलता है, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, सिंपल। एसएसटी का प्रीबोर्ड था, बहुत अच्छा गया, चलो तुम्हारी जीत में मेरी जीत, तुम्हारे पेपर अच्छे जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो मैं ना कर पाया तुमने कर दिया, मेरे तो अच्छे नहीं जाते थे भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं, पढ़ के सब जाते लेकिन पता नहीं क्यों पेपर अच्छे नहीं जा पाते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बेटा, अविका अग्रवाल इधर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई में पिटाई कर दूंगा नहीं तुम्हें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉक्साइट, ले क्वेश्चन ही आ गया, बोल देना जरा इसका आंसर। जो बच्चे लिख रहे हैं सर मेरे 65 आए, बेटा तेरे से तो ज्यादा परसेंट आए थे मेरे 10th में। अब तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा परसेंटेज लाना, बोलना कि सर तुमसे तो ज्यादा ही आए थे। ठीक है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। 3 2 1 गो गो गो, पता इसका सही आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? अरे चैट खुल गई, अरे रे 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 चैट खुल गई, तुमने खोली चैट? चैट किसने खोली? क्वेश्चन का आंसर ही दे दिया उन्होंने, आधों ने। पोल आया, अब तो तुमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब क्या करेंगे पोल देके भी? ओडिशा लगाते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, अभी बताया मैंने, बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ओडिशा है। तो अपन ने मिनरल्स पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, हाँ, कमिंग बैक टू मिनरल्स, तो अपने मिनरल्स में क्या क्या पढ़ लिया देखो। तो मिनरल्स का अपन ने क्या पढ़ लिया, जो मिनरल्स के थ्योरी वाला पार्ट था,
बेसिक्स जो थे मिनरल्स के, कि मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, किस किस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है, हाँ किस किस तरह से पाए जाते हैं मिनरल्स, ये सारा सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। अब फिर अपने देख लिया कि टाइप्स मिनरल्स के अगर देखें तो टाइप्स आपने क्या देखा, मेटालिक मिनरल्स, ऐसे चैप्टर रिवाइज करना है। मेटालिक में आपने क्या कर लिया, फेरस मिनरल्स पढ़ लिया, फेरस में आपने क्या पढ़ लिया, फेरस में अपने आयरन मैंगनीज पढ़ लिया। नॉन फेरस मिनरल्स पढ़े, नॉन फेरस में आपने क्या पढ़ लिया, कॉपर पढ़ लिया और एल्यूमिनियम पढ़ लिया। अब मेटालिक के अलावा मिनरल्स तो नॉन मेटालिक भी होते हैं ना भाई साहब, ठीक है, नॉन मेटालिक मतलब जिनके अंदर मेटल नहीं होता है। तुम एग्जाम में मत लिख के जाना कि सर टन से आवाज नहीं आती जिसमें, ठीक है, जिनके अंदर मेटल नहीं होता है, मिनरल्स विच आर नॉट एज हार्ड एज मेटल, ठीक है, दो डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ मेटल, लस्टीरियस नहीं होते, स्ट्रेंथ नहीं होती है, वही जो तुम्हें साइंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो मेटल नहीं होते हैं वो मिनरल्स, तो जो मेटल नहीं होते हैं वो मिनरल्स कौन से मेरे दोस्त, तो जो मेटल नहीं होते हैं, पोल दिया ही नहीं तो कहां से आएगा, ठीक है, जो मेटल्स नहीं होते उन्हें नॉन मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है। नॉन मेटालिक में जैसे एक एग्जांपल है माइका। माइका क्या है, तो माइका एक तरह का आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक सॉफ्ट मिनरल होता है जो कि क्या होता है, इंडिस्पेंसिबल मिनरल है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। फाइन, इसको इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू, कोदरेमा गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, अजमेर इन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। माइका क्या लेता है, लेयर्स में पाए जाने वाले एक मिनरल्स है जिसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक, एंड मतलब सॉफ्ट मिनरल नहीं है, सॉरी मैंने शायद सॉफ्ट बोल दिया था, सॉफ्ट मिनरल तो अभी लाइमस्टोन आएगा आपका। फाइन, ये एक नॉन मेटालिक मिनरल है, बट this mineral also have uses in electrical industry due to high insulating property. Fine, वहीं अगर आप देखोगे तो नॉन मेटालिक मिनरल में रॉक मिनरल भी आ जाएंगे, जैसे अपन ने मेटालिक मिनरल में फेरस नॉन फेरस देखा ना, तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पत्थर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन, अच्छा इसमें गड़बड़ हो गया भाई साहब, इसमें लाइन गलत हो गई वाली, यूरेनियम थोरियम अवेलेबल इन झारखंड, ये लाइमस्टोन की लाइन आना चाहिए थी, ये नोट्स चेंज करेंगे, ध्यान रखना, अभी नोट्स मत डालना, इसमें एक लाइन चेंज होगी, ये पीछे वाली लाइन इधर उठ के आ गई है, ठीक है। तो लाइमस्टोन की अगर लाइन बताऊं मैं तुम्हें, तो लाइमस्टोन की लाइन अगर मैं बताऊं, ठीक है, लाइमस्टोन की अगर मैं लाइन बताऊं तुम्हें, तो क्या होता है भाई साहब, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एक ऐसा मिनरल है, ठीक है, जो आपको उसमें देखने को मिलेगा, किसमें, रॉक्स में देखने को मिलेगा, सॉफ्ट मिनरल के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसे चूना भी कहते हैं अपन। फाइन, इसके क्या यूजेस हैं, तो इस मिनरल से आप मार्बल्स वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे मिनरल्स, इस लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है। समझ में आया, तो इसकी लाइन चेंज हो जाएगी, तो मेटालिक, नॉन मेटालिक और रॉक मिनरल्स, तो ऐसे करके अपने मिनरल्स सारे कंप्लीट हो गए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो सारे मिनरल्स अपन ने पढ़ लिए हैं। अब सारे मिनरल्स पढ़ने के बाद अगर आगे बढ़े तो ये मिनरल्स जो है ना, ये मिनरल्स हमें जागीर में नहीं मिले कि खत्म ही नहीं होंगे कभी, ये मिनरल्स के भी अपने अपने लिमिटेशंस हैं, ठीक है। क्या लिमिटेशंस है मिनरल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें मिनरल्स के लिमिटेशन ये है कि अगर सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो मिनरल्स खत्म हो जाएंगे। मिनरल्स अपने आप को रिन्यू करने में बहुत समय लगाते हैं और पूरे अर्थ का 1% से भी कम ही जो है अर्थ क्रस्ट, जैसे मान लो अर्थ क्रस्ट अगर फॉर एग्जांपल 100 किलो अर्थ है हमारे पास, तो 100 किलो में से 1 किलो से भी कम ही अर्थ क्रस्ट ऐसा है जो मिनरल है, मिट्टी में ही तो मिनरल है ना। तो हमें इसीलिए मिनरल्स का यूज बहुत सोच समझदारी से करना चाहिए, ठीक है। इसकी नीड ये है कि मिनरल्स आर वेरी लेस व्हेन कंपेयर्ड टू द नीड वी हैव, ठीक है, जितनी हमें जरूरत है उसके अपेक्षा में मिनरल्स बहुत कम है। तो अब अगर हमें मिनरल को कंजर्व नहीं करेंगे तो इसके बहुत नुकसान है कि एक दिन मिनरल्स सारे खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ मिनरल्स के साथ ये भी चैलेंजेस जुड़े हुए हैं कि जो मिनरल्स को माइन करते हैं ना, तो इन मिनरल्स को निकालने के लिए माइनिंग की जाती है। अब ये जो माइनिंग होती है तो इस माइनिंग का नेगेटिव इंपैक्ट होता है माइनर्स पे और एनवायरमेंट पे। फाइन, प्रकृति के ऊपर इन मिनरल्स का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। कैसे गलत प्रभाव पड़ता है प्रकृति के ऊपर इन मिनरल्स का, तो जब माइनिंग की जाती है तो जमीन को खोखला कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा वेजिटेशन जो होता है वो खराब हो जाता है। रिवर्स वगैरह जो होती है तो माइनिंग करते हैं तो वो कचरा उसमें डाल दिया जाता है। फाइन, इन्वायरमेंट तो हो गया, और इसके इन्वायरमेंट के अलावा जो माइनर्स होते हैं तो वो माइनिंग जब करने जाते हैं मिनरल्स की, तो डस्ट फ्यूम्स वगैरह निकलती है, वो अगर इनहेल कर रहे हैं तो उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। बहुत सारे पल्मोनरी डिसीजेस देखने को मिलती है। कभी कभी माइनिंग करते समय धंस जाती है माइंस, ठीक है, तो बहुत सारे मजदूर वहीं फंस जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो दीज माइनिंग्स हैव बिकम किलर इंडस्ट्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये माइनिंग्स किलर इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो गई है। इन माइनिंग्स के कारण क्या होता है, मृत्यु होती है लोगों की। तो फिर साथ ही साथ क्या है, आपको मिनरल्स को इसलिए भी कंजर्व करना है कि
जो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट है ना, मतलब जिस गति से मिनरल्स वापस बन रहे हैं वो बड़ा इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है। द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनाइटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। लेकिन जिस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल्स को, द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन इज वेरी हाई, ठीक है। हम जिस स्पीड से मिनरल्स को यूज कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन इज वेरी हाई, लेकिन जिस स्पीड से मिनरल्स बनते हैं तो वो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट इज वेरी लो, ठीक है। तो इसी के चलते हमें मिनरल्स का कंजर्वेशन प्रॉपरली करना जरूरी है। फाइन, अब कैसे करोगे? समस्या पे ध्यान मत दिया करो, समाधान पे फोकस करो। तो हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल्स? तो मिनरल्स को कंजर्व किया जाता है बाय रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। तो जो मेटालिक मिनरल्स उनको आप रिसाइकल करो, ठीक है। स्क्रैप मेटल्स जो होते हैं, जो टूटे फूटे मेटल्स हैं, उनको जैसे अपन अटालाडीन भंगार वाले, तो वो भंगार वाले भैया जो आते हैं उनको दे दो। वो क्या करेंगे, उस मेटल को, स्क्रैप मेटल को, वो स्क्रैप मेटल को कचरे में नहीं फेंकेंगे, उस मेटल को ले जाके गला के फिर से जैसे मान लो कि आपने लोहा दिया तो लोहे का फिर से लोहा बन जाएगा, समझ रहे हो। तो रिसाइकलिंग होना चाहिए मेटल्स की, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स। जैसे हार्ड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक, गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक जो होता है मेटल्स की जगह हम उसको यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मिनरल रिसोर्सेस कंजर्व हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो ये अपन ने पूरी कहानी पढ़ी, एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूं। हमने बेसिक्स समझे मिनरल्स के बेसिक्स समझने का, उसके टाइप्स को समझना शुरू किया। तो मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक में आपने फेरस, नॉन फेरस देखे, नॉन मेटालिक में आपने माइका और लाइमस्टोन जो कि एक रॉक मिनरल है उसके बारे में समझा। और ये देखा कि मिनरल्स का कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स बहुत कम है, जिस स्थिति से वो स्पीड से वो बनते हैं, उस स्पीड से हम उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं, सो दीज मिनरल्स क्या आपको देखने को मिल रहा है कि दीज मिनरल्स हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। मतलब माइनिंग वगैरह जो होती है, तो माइनिंग में एनवायरनमेंट पे भी नुकसान है, लोगों पे भी। ये माइनिंग किलर इंडस्ट्री बन गई है, तो इसको कंजर्व करना जरूरी है। कैसे कंजर्व कर सकते हैं? रिसाइकल करो मिनरल्स को, स्क्रैप मटेरियल्स वगैरह को यूज करो, ऐसे आप कंजर्व कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? चलो अब आ जाओ एनर्जी रिसोर्स। तो चैप्टर के 3 पार्ट अपन ने बांटे थे ना, इंट्रो और मिनरल्स। इंट्रो हो गया, मिनरल्स हो गया, अब अपन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चला हट बूस्ट। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी की अगर हम बात करें ना, तो कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जिन मिनरल्स को अपन क्या करते हैं, जिन मिनरल्स को अपन यूज करते हैं किस चीज के लिए? एनर्जी की तरह। मतलब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल पी ले, एनर्जी की तरह इन द सेंस कि जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, इनसे हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ियां चलती है, हमारे काम चलते हैं, हमारी मशीन चलती है। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एनर्जी की तरह यूज करते हैं। गॉट माय पॉइंट? देयर आर मिनरल्स व्हिच आर यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। इन मिनरल्स को एनर्जी रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलो भाई साहब आ जाओ। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आ जाओ। कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है बताइए? कॉम्प्लेन ऑम्प्लेन नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? पहले ये बताओ मुझे, यहां तक समझ में आया कि नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक उठाएंगे, फिर एनर्जी वाला। भैया एनर्जी दे दो, थोड़ा पानी ला देंगे क्या? कोई नहीं है, मोहल्ला सुनसान। संदीप, एक तो आदमी की गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए यार, काम धंधा छोड़ के आदमी क्या है, परेशान फोन में लगा रहता है। संदीप, संदीप ना पर, बताओ मैं क्या करूं? हाँ जी, पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? पानी पिला दो। चलो चलो, यहां तक समझ में आया? ठीक है,
अब अपन पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। क्लियर है ना यहां तक? और सुनो मेरी बात, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं, ये क्रैश कोर्स किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर तुमने एक महत्वपूर्ण चीज पे काम नहीं किया तो। कि हमने जैसे 45 दिन पढ़ा, पढ़ने के बाद में रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आप में से कोई भी चिट्टी रोबोट के वंश से बिलोंग नहीं करता है कि तुम्हें भी सब चिट्टी रोबोट की तरह ध्यान रहेगा। ठीक है, हम सब ह्यूमन बींग्स है, हमारी सबकी लिमिटेशंस है, हमें मल्टीपल टाइम जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था क्रैश कोर्स के डे 1 पे जो मैं नोट दे रहा हूं बहुत क्रिस्प है। ठीक है, चलते फिरते आप पढ़ सकते हो, एक बुक बना लो नोट्स की, क्योंकि हिस्ट्री के 4 चैप्टर है, इसके ज्योग्राफी के 6 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर है, तो छोटे छोटे नोट्स हैं। और इन नोट्स से क्या करो, बार बार रिवाइज करो, एक क्लास के मोमेंट्स को ध्यान करो, आंख बंद करो, एंजॉय करो। ठीक है, और वो नोट्स से फटाफट फटाफट क्या कर लो, रिवाइज कर लिया करो। समझे कि नहीं समझे? हाँ, बच्चे पूछ रहे संदीप भैया की गर्लफ्रेंड है क्या? है? नहीं है? झूठ, भगवान से डरो, भगवान से। संदीप ऐसा मारूंगा ना, चमगादड़ पार्ट 2 बन जाओगे तुम। हाँ। आज मैंने बता दिया कि इसलिए ये संदीप भैया बीच में से तुम्हारी क्लास कभी 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 नोट्स डालना इसलिए भूल जाते हैं। थिंग्स मेन डू इन लव। ठीक है, चलो। थिंग्स मैन डोंट डू इन लव, नोट्स अपलोड करना बोल। चलो आ जाओ बेटा, इधर आगे आ जाओ क्लास में। ऐसी बातों में इतने मजा आते, इतने खुश हो रहे हैं, इनके मन गदगद हो गया कि हाँ सर बहुत बढ़िया, ये तो हमारा ना, ये तो हमारा, घूम जाओगे, चक्कर आ जाएंगे, पानी भी नहीं पिलाऊंगा। ध्यान दो इधर क्लास में। एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, हम तो एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने बताया कि मिनरल्स जो है ना, मिनरल्स इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे आयरन हो गया तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल हो गया, ये सारा चीजें। वैसे ही एनर्जी भी कंट्री को चलाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर चीज जो है ना वो एनर्जी पे ही तो है। हम चल पा रहे क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है। एनर्जी कहां से आई? हमने खाना खाया, पानी पिया भी जैसे, तो एनर्जी आ गई एकदम से। ठीक है, तो एनर्जी ही क्या है, एनर्जी ही मोमेंटम बनाए रखती है इस पूरी दुनिया का। तो हमें एनर्जी कहां से मिलती है? तो कहां से मिलने से पहले समझते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज किस टाइप के होते हैं। 2 टाइप के, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल मतलब बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को करने का कन्वेंशनल तरीका क्या है, कन्वेंशनल मतलब पुराना। तो एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जहां पे ट्रेडिशनल सोर्सेज विच आर नॉट रिन्यूएबल, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते हैं, जैसे पेट्रोल गाड़ी में डाला, कोचिंग के चक्कर लगा के आए, तुम तो कोचिंग जाते नहीं, किसी और की कोचिंग के जो चक्कर मार के आते हो तुम, तो वो आपने एक बार गाड़ी में पेट्रोल डाला, चक्कर लगा के आए, धुआं कर दिया। ठीक है, तो वो क्या है, वो पेट्रोल जो साइलेंसर से धुआं बन के निकल गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, वो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएगा। कोल था, कोयले को आपने जलाया, हाथ तापे, हाथ ही तापना कोयला जला के। ठीक है, तो क्या होता है कि कोयले को आपने जलाया, जल गया, खत्म हो गया, राख बन गया, अब वो वापस कोयला नहीं बन सकता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, विच आर नॉट रिन्यूएबल, जो अपने आप को रिन्यू नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे एनर्जी रिसोर्स को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और कुछ होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ना, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? दीज आर क्लीन एंड सेफ एनर्जी रिसोर्सेज, जो अबेंडेंस में है, जो रिन्यू होते रहते हैं। जैसे अगर हम देखें सूर्य, ठीक है, तो अगर हम अब बात करें किसकी, रवि की, तो सूर्य जो है, ये जो रवि है, ठीक है, ये क्या है, ये कभी किसी के खत्म होने से खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये कंटिन्यूसली आपको एनर्जी देता रहेगा, ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, अपनी एनर्जी, एक तरह से आप सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी मानो। क्यों? क्योंकि उसका प्रवाह अथक है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा ना। सूर्य जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। तो सेम गोज फॉर यू, मी एंड यू। ठीक है, तो केस क्या है, तो वही चीज आपको देखने मिल रही है कि जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हवा हमेशा चलती रहेगी। तो ये कुछ वो एनर्जी है जो क्लीन है, सेफ है, जिससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, जो रिन्यूएबल होती है। फाइन, ये रिन्यूएबल होती है, तो ये एनर्जी को एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट? ये एनर्जी रिसोर्सेज कहलाती है। आ जाओ, तो अब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से?
तो अगर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़े हम, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कोल। देखो कोल में भी टाइप, सब टाइप, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो कोल क्या है? कोल एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिसोर्स या फिर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एनर्जी रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जिसमें आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी एंड एज, दो तरह के, ठीक है। तो कोल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज टू द डोमेस्टिक नीड्स। अब तुम बोलते हो ना सर स्वेटर क्यों नहीं पहनते? अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है इतना अनकंफर्टेबल कि ठीक है, क्या बताऊं अब मैं तुम्हें। लेकिन अब ये कि गर्मी लगने लगती है ना क्लास चलते चलते, और आज मैं जल्दी जल्दी में आया, क्लास अपनी 5 मिनट इसमें लेट चालू हुई। जाओ रुक जाओ यार, कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या? पानी पिला दो। कोल के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो कोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फाइन, पावर जनरेशन, एनर्जी सप्लाई, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना, इन सारी चीजों के लिए कोल का इस्तेमाल होता है। अब कोल के टाइप दिए गए बुक में, वो इंपॉर्टेंट है। फाइन, वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन बना, लेकिन अगर थ्योरी टाइप पूछ लिया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कोल जो है ना, कोल आपको कैसे मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कोल मिलेगा आपको पीट के फॉर्म में, लिग्नाइट के फॉर्म में। तो पीट क्या होता है, लिग्नाइट क्या होता है समझेंगे, ठीक है। बिटुमिनस कोल्स होते हैं और एंथ्रासाइट कोल्स होते हैं। तो अगर अब हम एक एक करके यहां पे पढ़ना शुरू करें, तो कोल इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। सबसे पहले क्या होता है, जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ मर रहे हैं ना, वो पेड़ जब मर जाते हैं और वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर से भरे हुए रहते हैं, जो लिक्विड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उस तरह का जो स्वाम्प प्रोड्यूस होता है, एक स्वाम्पी कोल रहता है, लो क्वालिटी हीट रहती है उसके अंदर, ठीक है। वो कोल क्या कहलाता है? पीट कहलाता है। तो पीट क्या हो गया? पीट सबसे लो क्वालिटी ऑफ कोल हो जाएगा। फिर लिग्नाइट जो होता है, तो ये लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, जो सॉफ्ट रहता है, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये भी उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं, लेकिन कोल तो कोल है। तो लो ग्रेड ब्राउन कोल जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है, वो लिग्नाइट हो गया, ठीक है। तो पीट एक हो गया। पीट क्या है? जो डिकेइंग प्लांट से जो स्वाम प्रोड्यूस होता है, जो मॉइस्चर वाला, मतलब ऐसा आपने ऐसा देखा होगा, देखो मैं बताता हूं आपको। खाद देखा है? खाद जो बनता है, कभी खेत में खाद पटके हो तगारी से? नहीं पटके होंगे, तुम क्या पटकोगे? तो खाद जब खोदते हैं ना, तो खाद खोद से समय खाद कैसे खोदते मैं बता रहा हूँ। गांव में जैसे गड्ढा कर दिया जाता है, फाइन, वो गड्ढे में क्या होता है कि साल भर एक तरह से जो भी फार्म वेस्ट रहता है, काउ डंग वगैरह जो रहता है, तो सब वो गड्ढे में डालते जाते, तो लेयर 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 बनते जाती है। और जो सबसे नीचे दबा रहता है, तो वो जो गोबर रहता है वो गर्म हो जाता है बहुत, फाइन, और प्रेशर भी सहन करता रहता है। तो प्रेशर और गर्मी के कारण जब गर्मियों में फिर खाद फेंका जाता है ना खेतों में, मतलब उसको मैन्योर की तरह यूज किया जाता है, तो वो गड्ढे में से फिर वापस सब खोदते हैं, फाइन, और ये सब मैनुअल चलता है। तो जब गड्ढा खोदते हैं ना, वो खाद निकालते हैं, तो जो एकदम नीचे लेयर रहती है, किसकी? जो नीचे लेयर रहती है इस फार्म वेस्ट की, तो उसमें अगर कोई लकड़ी वकड़ी दब जाती है, तो लकड़ी जो दब जाती है, तो लकड़ी ओरिजिनल फॉर्म में सूखी लकड़ी रहती है ना, वो गीली हो जाती है, मॉइस्चर रहती है, उसको हाथ से तोड़ोगे तो वैसा एक कोल टाइप का बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि कोल भी ऐसे ही बनता है ना कि लंबे समय तक प्रेशर और हीट में जब दबा रहता है एक प्लांट का पार्ट, तो वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होता है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं कि जैसे पीट भी कुछ उसी तरह का लिक्विड फॉर्म में, स्वाम्प में जो प्रोड्यूस्ड कोल रहता है वो पीट हो गया। लिग्नाइट लो ग्रेड के ब्राउन कोल होते हैं, जो जिसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा रहता है। फिर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस सेकंड बेस्ट टाइप का कोल हो जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दिस इज अ पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज, ठीक है। ये कोल एक ऐसा कोल है जो कमर्शियल यूजेस में, मतलब जिसका कमर्शियल यूज बहुत होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। इंडस्ट्रियली बिटुमिनस को यूज किया जाता है, क्योंकि एंथ्रासाइट तो जलाने के लिए बहुत महंगा हो जाएगा, वैसा वाला सिस्टम है, ठीक है। तो 4 क्वालिटी ऑफ कोल है, ध्यान रखना है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। आगे अगर बढ़े तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी आपने क्या देख लिया? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी आपने कोल के टाइप देख लिए। वैसे अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एज, उम्र के हिसाब से भी कोल के टाइप होते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ एज भी अगर आप देखोगे तो उम्र के हिसाब से जो कोल होते हैं, तो उम्र के हिसाब से क्या होता है? गोंडवाना कोल होता है, जो कि 200 मिलियन ईयर ओल्ड कोल है। गोंडवाना कोल मतलब जो 200 साल पुराना, ठीक है, 200 मिलियन, 200 साल भी नहीं,
200 मिलियन ईयर ओल्ड कोल है, उसे गोंडवाना कोल कहा जाता है। और एक होता है टर्शरी कोल। टर्शरी कोल मतलब जो कि 55 मिलियन, नोट्स में देखो एक चीज ये भी सुधारना है, दो चीज बताई मैं तुम्हें, 55 मिलियन है, 55 मिलियन ईयर ओल्ड होता है, ठीक है। तो गोंडवाना कोल 200 मिलियन ईयर ओल्ड कोल है और टर्शरी कोल 55 मिलियन ईयर ओल्ड कोल है, ठीक है। एंड दीज टू कोल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो टाइम के हिसाब से दो तरह के कोल होते हैं, समझ गए ना, गोंडवाना कोल और टर्शरी कोल। तो कोल क्लियर हो गया। कोल एक एनर्जी रिसोर्स है जो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो पुराने समय से चला आ रहा है। दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोलियम। आ जाओ बच्चों, ठीक है। तो दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोलियम। पेट्रोल क्या होता है भाई साहब? तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होती है ना, एक नोडल इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल को निकाला जाता है क्रूड ऑयल से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने वो जोकर मूवी देखी है? जोकर, कितने बच्चों ने जोकर मूवी देखी है? जोकर मूवी देखी हो तुम? है? जोकर मूवी में पता है ना, वो जोकर मूवी में वो एलियन बुलाने की कोशिश करते हैं क्या? हाँ, एलियन बुलाने की कोशिश करते हैं। तो उनका एलियन बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके गांव को रिकॉग्निशन मिल जाए। एलियन वेलियन तो सब ठीक है, वो नकली एलियन बनाते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जब पकड़े जाते हैं कि नकली एलियन का चक्कर था ये वो, और लास्ट में फिर क्या होता है, उनके वहां तेल निकल आता है उनके गांव में। तो तेल निकलता तो ऐसा तेल नहीं निकलता कि गाड़ी लगा दो, लाओ फुल टैंक कर दो। तेल निकलता है काले शाह, ठीक है, लिक्विड, सेमी लिक्विड के फॉर्म में, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है। तो पुरानी पिक्चर तुमने नहीं देखी होगी, तो जो वो निकलता है ना, तो क्रूड ऑयल रहता है, ब्लैक कलर का क्रूड ऑयल रहता है, कीचड़ की तरह ब्लैक कलर का क्रूड ऑयल रहता है। उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं तो उसी में से डीजल, उसी में से केरोसिन, उसी में से पेट्रोल, उसी में से नेचुरल गैस, उसी में से प्लास्टिक, सारी चीजें उसी में से निकलती, क्रूड ऑयल में से, समझ रहे हो? तो वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री मतलब वही क्रूड ऑयल इंडस्ट्री होती है। तो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री और मिनरल ऑयल प्रोवाइड्स फ्यूल एंड हीट फॉर लाइटनिंग। तो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इस पेट्रोल को आप क्या कहेंगे, हीट और लाइटनिंग की तरह यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट्स की तरह यूज किया जाता है फॉर मशीनरी। तो जैसे जो ग्रीस निकलता है, ठीक है, ये सब एक ही इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, कि चाहे प्लास्टिक हो, केरोसिन हो, डीजल हो, ग्रीस हो, पेट्रोल हो, सब क्रूड ऑयल से निकलेगा, ठीक है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और इसीलिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री को एक नोडल इंडस्ट्री कहा जाता है। नोडल इंडस्ट्री मतलब कि देखो, अब मैं बता रहा हूं, पेट्रोल निकला तो पेट्रोल तो चलो एक डायरेक्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, डीजल वगैरह भी निकल गया, केरोसिन भी निकल गया, जैसे ग्रीस निकल रहा है उसमें से, ठीक है। ग्रीस जो है तो लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज जो रहती है उनको इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑयल भी निकलता है, लुब्रिकेंट ऑयल, तो वो भी दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जा रहा है। प्लास्टिक निकल रहा है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री को मदद मिलती है उससे, ठीक है। और वही प्लास्टिक से फिर आप देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे पैराशूट के कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, जो ऐसा कुछ प्लास्टिक से बना हुआ फैब्रिक रहता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिस्टर्स वगैरह के जो कपड़े होते हैं, तो वो किससे बन रहे हैं, वो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट से निकल रहे हैं। तो वही बताया कि पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है ये सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, इट एक्ट्स एज अ नोडल इंडस्ट्री जो दूसरी मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देती है, दूसरी मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देती है। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है, तो पेट्रोलियम जो है एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप्स में पाया जाता है। इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझ लेना। पेट्रोल कैसा मिलेगा आपको, जैसे ये अर्थ का स्लैब है, ठीक है, ये अर्थ का स्लैब है, तो अर्थ के स्लैब में क्या होता है ना, कि जैसे मान लो एक पेड़ गिर गया था, ये ठीक है, ये पेड़ गिर गया था, इसके ऊपर मिट्टी 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 चलते चलेगी, तो ये पेड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पेड़ धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, कोल बन जाएगा। लेकिन अब पेड़ के ऊपर जैसे मान लो कोई फल वगैरह ये सब सारी चीजें थी, तो या फिर कह लो पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था, बंदर भी दब गया नीचे, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बोन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये जब डिकम्पोज होते हैं, तो ये डिकम्पोज होने के बाद में क्या होता है, ये डिकम्पोज होने के बाद में लिक्विड बन जाते हैं। अभी लिक्विड बन के नीचे मिट्टी के अंदर समाते चले जाएंगे। अब मिट्टी में एक लेयर होती है नॉन पोरस लेयर। नॉन पोरस लेयर मतलब क्या है, कि जिस लेयर के नीचे लिक्विड भी नहीं जा पाएगा। तो अब ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड क्या होता है, इस नॉन पोरस लेयर पे जम जाएगा, ठीक है, ये लिक्विड यहां जम गया, ये लिक्विड यहां जम गया। अब अगर मान लो क्या है कि इस लिक्विड को यहां जमा दिया, आप नीचे जा नहीं सकता, लेकिन लिक्विड बहना शुरू होगा फिर आगे आगे, तो जहां तक नॉन पोरस लेयर वहां तक बहेगा, ठीक है, लिक्विड बहता जा रहा बहता जा रहा। अब यहाँ पे मान लो कि ट्रैप, एक जैसे क्या बताया मैंने आपको कि एंटीक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स में पाए जाते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चट्टान टूटी हुई है, कैसा फॉल्ट ट्रैप है, ठीक है, ऐसा गड्ढा है, तो अब ये लिक्विड है, लिक्विड नीचे जा नहीं सकता है, पैरेलली बहते बहते क्या होगा कि इस फॉल्ट ट्रैप में लिक्विड यहाँ पे जमा हो जाएगा, लिक्विड इस फॉल्ट ट्रैप में यहाँ जमा हो जाएगा। ये लिक्विड जम गया, यहाँ पे इस फॉल्ट ट्रैप पे लिक्विड जम गया, फ्रीज हो गया,
व्हाट माय पॉइंट, ये लिक्विड इस फॉल्ट ट्रैप में जम गया, यहां पे जमा हो गया। तो अब आपको इस चीज को बहुत गहराई से समझना है कि लिक्विड यहां पे जम गया भाई साहब, फ्रीज हो गया एक तरह से। तो ये लिक्विड जो है ना, ये लिक्विड आपको ऐसे, मतलब पेट्रोलियम जो है, तो पेट्रोलियम आपको ऐसे फॉल्ट ट्रैप्स में मिलेगा और एंटीक्लाइंस में मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी लेयर्स होती है किसकी, जैसे मैंने आपको बता दिया एक सीधी लेयर बता दी कि नॉन पोरस लेयर है, तो कुछ ऐसी भी लेयर होती है कि पोरस नॉन पोरस लेयर्स रहती है। तो पोरस नॉन पोरस लेयर है तो ये पेट्रोलियम लिक्विड जो है, तो यहाँ पे ये इन एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस, इनको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बोला जाता है। तो जैसे मान लो कि नीचे पेट्रोल है तो वो ऊपर चढ़ के सिर्फ यहां तक ही रह सकता है, यहां जमा हो जाएगा। तो ऐसे एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइंस की, उसको जहां पे दोनों तरफ से कोई चीज रोक दे और वो वहां पे जाके जम जाता है। और फिर अपन को कैसे पता लगता है, तो जब अपन मिनरल माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में अपन क्या करेंगे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जैसे ड्रिल करते हुए नीचे चले गए और जैसे ये लेयर टूटेगी तो अपन फिर उसको स्टक कर लेंगे, ऊपर की तरफ पेट्रोलियम निकल आएगा। व्हाट माय पॉइंट, तो एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस में, फॉल्ट ट्रैप्स में इस तरह से आपको मिलेगा क्या, इस तरह से आपको मिलेगा आपका पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल आपको इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। तो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए आपको इस तरह से ये मिल जाएंगे। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम एंटीक्लाइन फॉल्ट ट्रैप्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पेट्रोलियम मिल कहां रहा है, तो जैसे मुंबई हाई, गुजरात, असम, तो मुंबई हाई में आपको क्या देखने को मिलेगी, ऑयल फील्ड्स देखने को मिल जाएंगी। गुजरात में आपको जैसे अंकलेश्वर और कालोल ऑयल फील्ड देखने को मिल जाएगी। आसाम में आप देखोगे तो दिग्बोई जो है, ठीक है, दिग्बोई वर्ल्ड की, सॉरी इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। दिग्बोई हो गया, नहरकटिया हो गया। ठीक है, तो दीज आर दी मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। तो ये हर जगह पे दो दो ऑयल फील्ड्स हैं, तो ये 6 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल फील्ड्स हैं कंट्री में। व्हाट माय पॉइंट, ये हो गया आपका पेट्रोलियम वाला। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया मेरे दोस्त, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में अपन ने कोल और पेट्रोल पढ़ा। फिर क्या है, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी कोल के साथ, पेट्रोल के साथ ही मिलेगी आपको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं मैं आपको, समझना, विजुअलाइजेशन का खेल है, पूरा डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये पोरस, ये नॉन पोरस लेयर है, मतलब ये नॉन पोरस लेयर इन द सेंस कि इसके नीचे लिक्विड जा नहीं पाएगा। और नीचे तो क्या है, नीचे उबलता हुआ मॉल्टन मैग्मा है ना, मैग्मा है नीचे। तो अब ये पेट्रोल जैसे यहाँ पे इकट्ठा हो गया, मान लो ये पेट्रोल यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये पेट्रोल यहाँ इकट्ठा हो गया, नीचे से कंटिन्यूसली हीट मिल रही है, हीट मिल रही है, गर्मी। तो वो गर्मी के कारण प्रेशर भी है, गर्मी भी है, तो उस कारण से ये पेट्रोल क्या होता है, ये पेट्रोल लिक्विड से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होने लगता है। तो गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसी लिक्विड के ऊपर ये एक बबल बन जाएगा गैस का। ये पेट्रोल अपना स्टेट चेंज कर चुका है, साइंस पढ़ा दूं, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेज से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो गया। तो जब ड्रिलिंग होगी तो आप क्या है कि जब पेट्रोल ढूंढने लोग जाते हैं ना, तो पेट्रोल ढूंढने जाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो वहां से उनको गैस भी मिल जाती है। तो नेचुरल गैस वही है, पेट्रोल का ही क्या हो गया, पेट्रोल का ही, जब व्हेन पेट्रोल चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू क्या बोल सकते हैं, गैस, तो वो नेचुरल गैस बन जाएगी। ठीक है, और स्पेसिफिकली पेट्रोल नहीं रहता है, क्रूड ऑयल रहता है, ठीक है, जिसमें से पेट्रोल, डीजल और सब कुछ निकलता है। तो नेचुरल गैस क्या है, natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface। समझ गया ना, जब क्रूड ऑयल की आप माइनिंग ड्रिलिंग करोगे तो आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी ऑब्वियसली। फाइन, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल की तरह यूज किया जाता है पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है अगर आपको, तो आप या तो कोयला जलाओगे या पेट्रोल जलाओगे या गैस जलाओगे, ठीक है, तो फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। केमिकल और पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फ्यूल, कुकिंग गैस, इन मल्टीपल जगह पे आपको नेचुरल गैस का यूज देखने को मिलेगा। समझ गए, तो की पॉइंट जो भी है नेचुरल गैस के बारे में सब इंक्लूड कर लिए। जैसे इंडिया में कहां मिल रही है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, कृष्णा गोदावरी रिवर के बीच का जो एरिया है, वहां पे आपको नेचुरल गैस मिलेगी। गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान निकोबार आइलैंड पे आपको गैस मिल जाएगी, नेचुरल गैस। जैसे हमारी कंट्री में क्या है, जो गुजरात और मुंबई में नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रही है, उसको क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है, ठीक है, तो ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं दिल्ली तक ये लाइन कनेक्टिविटी डेवलप करती है, जो कि मेजर इंडस्ट्रीज को नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है विच प्रोवाइड्स नेचुरल गैस टू आवर कंट्री। गॉट इट। आ जाओ, अब आते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कोई, अगर आप जैसे देखोगे तो थॉर नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी लेके जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपको दो तरीके से मिलती है, एक तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, दूसरी थर्मल एनर्जी।
थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर आप पानी से बिजली बना रहे हो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप कुछ आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो कोयला जलाओ, चाहे पेट्रोल जलाओ, चाहे नेचुरल गैस जलाओ, हीट प्रोड्यूस करके जो आप थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर आपके देश में लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं कि रोटी के साथ लगा के खाएंगे कि रोटी के साथ बिजली लगा के खा लेता हूं, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आदमी तभी करेगा ना जब उसके यहाँ लाइट चल रहे होंगे, तब उसके यहाँ लैपटॉप चल रहा होगा, तब उसके यहाँ पंखे चल रहे होंगे, एसी चल रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है आदमी, कंज्यूम करता है। तो आदमी जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा इसका मतलब क्या है कि आदमी उतना डेवलप हो गया। जैसे इतनी बात है क्या कि एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1000 2000 4000 रुपए नहीं आएगा, लाखों में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल एक फैक्ट्री में। इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री में अगर लाखों में इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं लोग तो वो करोड़ों में कमा रहे हैं, इसलिए लाखों में बिल दे रहे हैं। तो क्या होता है कि पर कैपिटा कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये विकास का एक वो है, इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट है कि जितना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा उतना आप क्या है डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब क्या होता है फास्ट फ्लोइंग वाटर जो है, वाटर बह के जाता है तो वाटर के बहने से टरबाइन घूमती है और टरबाइन के घूमने से बिजली बनती है। ठीक है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में जब पानी बह के जाता है, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपली हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे पानी के बहाव से आप टरबाइंस को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। सिमिलरली थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जब आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को यूज करके ठीक है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एट प्रेजेंट 310 थर्मल पावर प्लांट्स आर देयर इन आवर कंट्री, तो ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। गॉट इट? तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में इतना सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, बिजली पढ़ ली, क्या बोलते कोल पढ़ लिया, पेट्रोल पढ़ लिया, नेचुरल गैस पढ़ लिया। अब आ जाओ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या था डेफिनेशन? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि क्या है, जो कि अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, जो कि क्लीन है, सेफ है। अब देखो आप चाहे कोल जला लो, आप चाहे पेट्रोल जला लो, चाहे नेचुरल गैस, ठीक है, चाहे पानी वेस्ट कर लो, इन सबका नेगेटिव इंपैक्ट है नेचर के ऊपर, और ये ऐसे रिसोर्स है जो एक दिन खत्म हो जाना है। तो भाई साहब हमें कुछ सेफर और क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो सेफर और क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी किसमें कहलाएगा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कहलाएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ, बताइए, क्लियर हुआ? छुट्टी छुट्टी ना करो, मैं मार मार के चमगादड़ बना देता हूं बेटा। 10 मिनट की और क्लास बची है और रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। क्लियर है यहां तक? थर्मल में सिंपल सी चीज है कि आप क्या कर रहे हो, कोयला जला रहे हो, कोयला जलाने से हीट जनरेट होगी और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना दी आपने। तो जब आप कोयला, पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस जला के हीट जलाते हो, आज थर्सडे है, थर्सडे आर वेरी बैड। क्यों? क्योंकि फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन छुट्टी, मतलब मैं तो नहीं ले पाता ना क्लास। तो अपन अब मंडे को मिलेंगे, तो मंडे को अपने पास आखिरी चैप्टर होगा, कौन सा वाला? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला। फिर उसके बाद डाउट सॉल्विंग और फिर उसके बाद मैप वर्क। ठीक है, तो 3 ही क्लास बची है, बताओ। बैक आज नहीं जा रही बेटा, क्लास फिक्स हो गया वो इशू। नैतिक, नैतिक क्या क्या समस्या है बताओ। एक दिन सारे इंपॉर्टेंट अरे यार फिर वही वाली बात, तुम डाउट करते हो, तुम जो सोचते नहीं हो वो मैंने सब प्लान करके रखा है। एक दिन बढ़िया एमसीक्यूज की जो बात कर रहा हूं, तुम एक दिन एमसीक्यूज कराएंगे सारे। चलो आ जाओ, रियलिटी चेक दे दिया। ठीक है, आया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं अपन। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर बिकमिंग प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर सेफ, क्लीन, ठीक है, एंड रिन्यूएबल, वो अपने आप को रिन्यू कर लेती है। तो पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ मिनरल्स हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम। इन मिनरल्स के जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप अल्टर करते हो, ठीक है, जब इन मिनरल्स के
एटम्स के साथ छेड़छाड़ करते हो तो ये मिनरल्स बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी से आप बिजली बना लो, है ना। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कह सकते हैं अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सम मिनरल्स सच एज न्यूक्लियर और सच एज यूरेनियम और थोरियम, तो उस एनर्जी को अपन न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स मतलब कि जैसे एक चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्या हो रहा है, केमिस्ट्री बता दूं क्या। जैसे अगर आप देखोगे यूरेनियम है, तो यूरेनियम के जो एटम्स रहते हैं उनमें अगर एक फिजन प्रोसेस स्टार्ट करते हो आप, तो वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगा, मतलब वो जब यूरेनियम जो रहता है, यूरेनियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब आप अल्टर करते हो तो उससे फिजन प्रोसेस स्टार्ट होती है और उस फिजन प्रोसेस से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को, ठीक है, क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी बन गई। तो एनर्जी का जब आप एनर्जी को जब आप ऑब्टेन कर रहे हो बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को अल्टर करके जब इस्तेमाल करते हो तो वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाता है। ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम अवेलेबल इन झारखंड एंड राजस्थान आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को, ठीक है, जनरेट करने के लिए यूरेनियम, थोरियम, इस तरह के मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो मोनोजाइट सैंड है केरला की, उस मोनोजाइट सैंड का भी इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, विच इज रिच इन थोरियम। दिस मोनोजाइट सैंड इज वेरी रिच इन थोरियम, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गॉट माय पॉइंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी अगली चीज हो गई। सोलर एनर्जी क्या होता है कि जब सूर्य की किरणों का इस्तेमाल हो रहा है, तो सूर्य की किरणों का, सोलर एनर्जी को जब यूज करते हो, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी होती है जिसके चलते आप क्या करते हो, सूर्य की किरण से बिजली बनाते हो। तो व्हेन फोटोवोल्टिक टेक्निक इज यूज्ड एंड दिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो और इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इंडिया में कंटिन्यूसली साल भर क्या रहती है, पर्याप्त मात्रा में सूर्य ऊर्जा मिलती है। तो जब आप क्या करते हो, जब आप इस सोलर एनर्जी को टैप करते हो, तो सिंस इंडिया हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, ठीक है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, एंड दिस इज हाउ द सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इट विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउसहोल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक। और खास करके गांव में जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो अब बिजली नहीं पहुंच पाई है तो लोग क्या करते हैं कि लकड़ियां जलाते हैं, या फिर कह सकते हैं कंडे जो रहते हैं गाय के गोबर के या फिर भैंस के गोबर के, ठीक है, उन कंडों को जलाते हैं। तो उन कंडों को खेत में इस्तेमाल करो खाद की तरह, ठीक है, उन कंदों को जलाओ मत, उसकी जगह आप ये सूर्य की एनर्जी, सूर्य की जो किरणें हैं वो तो गांव तक पहुंच रही है ना, तो वहां पे आप सोलर प्लेट्स लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि सोलर प्लेट्स की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, रूरल हाउस होल्ड में जो फायरवुड और डंग केक पे डिपेंडेंसी उसको खत्म कर सकते हो। अगली एनर्जी है विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी भी एक क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो उस हवा की मदद से क्या होगा ना कि आप हवा की मदद से विंड मिल जो वो होते हैं ना, विंड मिल्स होती है, उन विंड मिल्स को रोटेट करोगे, उस रोटेशन से एक हीट जनरेट होगी और उस हीट के जनरेशन से आप क्या बना लोगे, बिजली बना लोगे। तो सिंपल चीज है कि विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन एरिया सच जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान। फाइन, तो ये विंड फार्म्स जो होते हैं, तो दीज विंड फार्म्स यूज व्हाट, दिस विंड फार्म्स यूज विंड एनर्जी, और उस विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। अगली चीज क्या है, बायोगैस। बायोगैस क्या होता है भाई साहब, तो बायोगैस की अगर हम बात करें तो बायोगैस यानी कि सिंपल सी चीजें, जो बायो वेस्ट होता है, जैसे एनिमल वेस्ट हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, इस वेस्ट के अंदर क्या रहती है, इस वेस्ट के अंदर एनर्जी रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन जो होती है गैस, वो रिलीज होती है व्हेन द ब्रेकडाउन टेक प्लेस। ब्रेकडाउन होता है अगर गाय के गोबर का, ठीक है, तो उस मीथेन को आप इस्तेमाल कर सकते हो ना फॉर एनर्जी। तो बहुत सारे, जैसे आप देखोगे क्या होता है कि बायोगैस मतलब बायो यानी लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म को जब डिकम्पोज किया जा रहा है, लाइफ फॉर्म से जो जुड़ा हुआ वेस्ट है, फाइन, तो जैसे शॉप्स, फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। अब बोलो सर ह्यूमन वेस्ट से भी एनर्जी बनती है? हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे इंडियन रेलवेज जो है, तो इंडियन रेलवेज में जो टॉयलेट्स होती है, पहले तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं भैया, लेकिन जब फिर टेक्नोलॉजी आ गई तो उस टॉयलेट को पटरियों पे नहीं फेंका जाता है, मतलब जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है तो उसको पटरियों पे नहीं फेंकते, उसे एक टैंक में स्टोर किया जाता है, और उस टैंक में जैसे क्या कह सकते हैं, स्टोर करने के बाद उस टैंक से एनर्जी रिलीज होती है ना जो, ठीक है, तो उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्रेन में लाइटें जल रही हैं आपकी, वो ह्यूमन वेस्ट से जल रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से आप देखोगे तो शॉप्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट
आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। इससे जो बायोगैस निकल रही है, इस बायोगैस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे गोबर गैस प्लांट्स बनाए जाते हैं कहां पे, गांव में, कि गांव में जो जानवरों का वेस्ट रहता है, जो गोबर रहता है, तो उस गोबर को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, जिसकी मदद से जो डोमेस्टिक फ्यूल होता है ना, तो डोमेस्टिक गैस जो होती है, तो गैस निकली उस गोबर के ब्रेकडाउन से, उस गैस को इस्तेमाल किया जाता है एस डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है। घरों में चूल्हे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो फायदे और देखो क्या है कि पहली चीज तो क्या है कि अगर आप उस गोबर को गोबर गैस में यूज नहीं करते, कंडे बनाते, जला देते, तो आप खेतों को खाद से डिप्राइव कर रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि अब प्रोसेसिंग के बाद में जो खाद बनेगा वो और अच्छा बनेगा, आप पेड़ पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, पेड़ नहीं काटोगे। तो इस गोबर गैस प्लांट के दो बेनिफिट होते हैं कि फार्मर्स को एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, साथ ही साथ क्या है, खाद वगैरह भी मिल जाता है। और तीसरा बेनिफिट मेरी तरफ से ऐड कर दो आप, क्या कि गोबर गैस प्लांट से जो प्लांट पे हमारी डिपेंडेंट है फायरवुड की, ठीक है, वो फायरवुड की डिपेंडेंट खत्म हो जाती है कि अब लोग लकड़ी काट के चूल्हे में लकड़ी नहीं लगाएंगे, ठीक है, उनके पास गैस होगी। तो ये हो गया आपका क्या, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में बायोगैस। अब अगर एक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनफैक्ट दो और देखें, तो एक है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है, देखो वेव्स और टाइड अलग अलग चीज होती है भाई साहब। वेव्स क्या होती है, वेव्स तो ऐसे आती है सुरुरुरुरुरु और वापस चले जाती है सुरुरुरुरु। तो वेव्स क्या है, वेव्स तो विंड के कारण जो पानी का कह सकते हो ना कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है, उन्हें वेव्स कहते हैं। लेकिन टाइड्स क्या होती है, टाइड्स आप देखोगे कि समुद्र का सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण समुद्र का पानी अपने आप बढ़ता और घटता है। मतलब पानी बढ़ता घटता है, ऐसा नहीं कि पानी ज्यादा आ गया, बस ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा रहता है, तो कभी कभी एक कोस्ट पे पानी का स्तर बढ़ेगा, कभी पानी का स्तर घटेगा। तो टाइडल एनर्जी में क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, जो रिदमिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर होता है, तो उस रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ लेवल ऑफ वाटर को आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, उसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, एक बार में समझ में आएगा। जैसे मान लो क्या है कि ये कोस्टल एरिया है आपका, ठीक है, ये कोस्टल एरिया है आपका। अब ये समुद्र का पानी यहां तक आता है, लेकिन जब लो टाइड रहती है, तो लो टाइड में समुद्र का पानी क्या होता है, लो टाइड जब रहती है, ठीक है, जब लो टाइड रहती है तो समुद्र का पानी मान लो यहां तक रहता है। जब हाई टाइड आती है तो समुद्र का पानी अंदर यहां तक आता है। तो आपने यहां क्या करके रखे, गेट लगा के रखे, तो गेट लगा के रखे और इन गेट में आपने लगा दिए टरबाइन, ये टरबाइंस लगा दी गेट में, है ना। तो अब जब हाई टाइड आएगी ना, तो हाई टाइड में क्या होगा कि वो समुद्र का पानी अंदर की तरफ गश करेगा, तो ये टरबाइन घूम जाएगी। और अब आपने जैसे ही पानी अंदर आ गया ना, ये समुद्र का पानी अंदर आ गया, तो आपने गेट बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया आपने। अब क्या हो गया, तो जब पानी एक बार अंदर घुसा था, आपने कुछ नहीं किया, समुद्र का टाइड बढ़ी तो पानी अंदर घुस गया, वो टरबाइन घूम गई, आपने गेट लगा दिए। अब क्या होगा, जब लो टाइड में पानी इधर बाहर पीछे की तरफ हो जाएगा ना, तो अब ये अंदर भरा हुआ पानी तो आपने बंद करके रखा है, तो अब आप गेट खोलोगे तो पानी वापस बाहर निकल के जाएगा, क्योंकि स्लोप तो उस तरफ ही है। तब आप गेट खोलोगे तो एक बार पानी जब बाहर निकलेगा तो फिर टरबाइन घूम जाएगी। फिर जब हाई टाइड आएगी तो गेट खोल दोगे तो पानी अंदर घुसेगा, फिर टरबाइन घूम जाएगी। गेट बंद कर दोगे, जब लो टाइड आएगी तो अंदर घुसे हुए पानी को छोड़ दोगे बाहर, तो फिर टरबाइन घूम जाएगी। तो इस तरह से आप टाइड के पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात वाले रीजन में, ठीक है, ऑन वेस्टर्न कोस्ट, गंगेटिक डेल्टास में, जैसे आप देखोगे सुंदरबन रीजन वाला जो पार्ट हो गया वेस्ट बंगाल का, यहां पे क्या है, these locations are ideal for using tidal energy। और इस टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस की जाती है। तो ये भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी खत्म नहीं होगी टाइड, ठीक है, सेफ है, क्लीन है। अगला देखते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, तो जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अर्थ के अंदर कोर है, कोर के बाद में अर्थ के अंदर लेयर है मेंटल की, मेंटल लेयर जो है तो इसमें मैग्मा है, और ये मैग्मा कंटिन्यूसली धधकता रहता है, अंदर से गर्म है। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्रैक्स वगैरह के थ्रू ये जो हीट है वो फिशर्स के फॉर्म में, मतलब फुवारों के फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में यहां से गैस निकलती है बाहर, ठीक है। अब ये जो गैस निकल रही है, जो हीट निकल रही है बाहर, तो इस हीट को अगर मान लो आप यहां पे प्लांट लगा दो, जियोथर्मल प्लांट, तो इस हीट को इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। बस वही है जियोथर्मल एनर्जी। तो इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो हीट रह रही है, उस हीट को इस्तेमाल करके जब आप एनर्जी बना रहे हो, वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। जैसे पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली इन लद्दाख, ये कुछ ऐसी साइट्स है जहां पे जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स है, फाइन। और जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए।
गॉट इट? तो ये आपके सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गए। रिकॉल करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में अपन ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा, अपन ने विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा, ठीक है, अपन ने बायोगैस के बारे में पढ़ा, टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ा, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब अगर हम देखें तो एनर्जी रिसोर्सेज जो है इनका कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी रिसोर्सेज भी मिनरल्स की तरह इनफाइनाइट नहीं है आपके पास, ठीक है। ये एनर्जी रिसोर्सेज भी मिनरल्स के तरह इनफाइनाइट नहीं है आपके पास कि खत्म हो जाएंगे। ये एनर्जी रिसोर्सेज की भी लिमिटेशन है। खास करके कन्वेंशनल वाले तो ऐसे है ना कि कन्वेंशनल वाले वही पेट्रोल डाला, गेड़ी मार के आए, इतने में धुआं। तो आपको इन मिनरल्स को सेव करना, इनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है कैसे सेव करोगे एनर्जी रिसोर्स को, कैसे कंजर्व करोगे, ठीक है। तो हम क्या करें, जो लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज करें। सिंपल सीधे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वेस्टेज ऑफ मिनरल्स या फिर एनर्जी रिसोर्सेज को मिनिमाइज करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे क्या हो, वेस्टेज कम हो। मिनिमाइज द एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जो हम बाहर पहुंचा दे रहे हैं उसको मिनिमाइज करें, एक्सपोर्ट को कम करें ताकि हम यूज कर सकें। सब्स्टिट्यूट्स का यूज करें कि जहां पे हो सकता है कि आप साइकिल से जा सकते हो वहां गाड़ी मत ले जाओ, फाइन। तो ये क्या बोल सकते हैं कि इस तरह से सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल किया जाए। एनकरेज रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग पे फोकस किया जाए कि हम मिनरल्स को रिसाइकल करने पे फोकस करें रेदर देन रीयूजिंग, मतलब रेदर देन यूजिंग फ्रेश, हम रिसाइकल करें चीजों को। एंड वी नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ फॉर एनर्जी डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि एक सिंपल सी लाइन है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हम जितनी एनर्जी बचा लेंगे मतलब हमने उतनी प्रोड्यूस कर ली है। पैसे कमाने का मतलब ये भी होता है कि आप पैसे बचा रहे हो तो आप पैसा कमा रहे हो। कैसे? कि वो पैसा आपके पास था, अगर आप उसमें आपके खर्चे लिमिटेड रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपने बचा लिया, ठीक है। या तो खूब खर्चा करो, खूब कमाओ, लेकिन अगर आप खूब नहीं कमा पा रहे हो तो एटलीस्ट जो है उसमें बचा के रखो, है ना। तो वैसे ये एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, अगर आपने एनर्जी सेव कर ली तो आपने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली है। वैसा आ जाओ, करेक्टली मैच पेयर बताओ जरा इसका। तो ये देख, चैप्टर इज ओवर। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। और कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। उसके पहले ये पोल है, पोल में चैट बंद रखना है, पोल में चैट बंद रखना है। करेक्टली मैच पेयर बताओ, फेरस, नॉन फेरस, मेटालिक मिनरल्स, सॉरी नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? 2024 का क्वेश्चन है भाई साहब, कंफ्यूजिंग था। पोल क्यों नहीं जा रहा है? सेलेक्ट करो, पोल आया, पोल आया। इस तरह के सवाल आते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नो पोल, अरे यार पोल के साथ समस्या है। आज अच्छा चला तो फिर करेक्टली मैच पेयर, करेक्टली मैच पेयर। दिखती बात है कि देखो, फेरस नेचुरल गैस फेरस नहीं होगा, नॉन फेरस निकल इज नॉन, निकल इज फेरस मिनरल, एनर्जी मिनरल कोबाल्ट एनर्जी मिनरल नहीं, मेटालिक मिनरल है, ठीक है। अगर आप देखोगे नॉन मेटालिक मिनरल लाइमस्टोन, लाइमस्टोन नॉन मेटालिक है, पत्थर होता ना चूना, तो इसका सी होगा, सी इज द राइट आंसर। फोन गिर गया लेकिन नीचे कारपेट लगाया तो टूटा नहीं, बच गया, ठीक है। अब देखो कीवर्ड देख लो, मिनरल्स, रैट होल माइनिंग, ओर, वेंस एंड लोड्स, प्लेसर डिपॉजिट, फेरस मिनरल्स, मैग्नाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, गोबर गैस प्लांट्स, तो जितने भी कीवर्ड्स हो सकते थे, ठीक है। कीवर्ड्स के बाद में देखो मैंने बताया इस चैप्टर से थ्योरी पार्ट लिमिटेड ही है, तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स एक वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन याद रख लेना, मिनरल्स किस तरह से पाए जाते हैं, तो थ्योरी पे मैं बता रहा हूं, एक यही टॉपिक है ऐसा जिसपे बड़ी थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मोड ऑफ अकरेंस जो है, पांचों मोड ऑफ अकरेंस लिख दिया आपने, ठीक है। मेजर आयरन और बेल्ट जो है, तो वैसे तो आज तक पूछा नहीं गया आयरन और बेल्ट, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ओडिशा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, बेलारी, चित्रदुर्गा, महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट, ठीक है। ये बेल्ट हो गए ध्यान। इंपैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन दी हेल्थ, हाँ तो माइनिंग के क्या नेगेटिव इंपैक्ट है वो देख लिया अपन ने, ठीक है। कंजर्वेशन पे अगर क्वेश्चन आता है तो कंजर्वेशन का अपन ने क्वेश्चन दे दिया। तो जो जो बेसिक थ्योरी ध्यान रखना है आपको, जैसे 4 टाइप ऑफ कोल कौन से, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, जो जो बेसिक थ्योरी जरूरी है इस चैप्टर की, वो सारे मैंने क्वेश्चन और आंसर मस्ट नो क्वेश्चंस के फॉर्म में कर दिए हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों यूज करना है, तो राइजिंग कॉस्ट, लिमिटेड है वो, और इन्वायरमेंट के लिए सही होते हैं वो सारा, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये तो जो बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ठीक है,
हाउ इज एनर्जी, मतलब ये कुछ कुछ ज्यादा भी डाल दिए हैं क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो बेसिक थ्योरी क्वेश्चन जो है जो आपको रट लेना चाहिए वो सारे क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए जैसे अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस के लिए मैंने 2019 में, हाँ एक और चीज बताता हूँ, पहले ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं था, पहले इस चैप्टर का सिर्फ मैप वर्क ही आता था बोर्ड एग्जाम में। फिर 2020 से जैसे आया, 2021 में पेपर ही नहीं आया, तो 2020 में जो क्वेश्चन आए वो लगा दिए। फिर 2021 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, 22 में ये चैप्टर आया नहीं था बोर्ड एग्जाम में क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम था, तो टर्म 1 टर्म 2 में चैप्टर हटा दिया था। 2023 में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए। तो जितने भी क्वेश्चन आज तक इस चैप्टर से आए हैं ना, तो देख लो कोई बड़े क्वेश्चन वैसे आए नहीं है, अगर आए भी हैं तो वही क्या बोल सकते हैं, क्या है कि मोड ऑफ अकरेंस या फिर थ्योरी वाले पार्ट पे से ऐसे आए हैं, ठीक है। 2024 में आए हैं पिछले साल बड़े क्वेश्चन, व्हाट इट, बाकी ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आते, तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, समझ में आया? चलो भाई साहब, क्लियर हुआ? छुट्टी, हाँ 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 ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, उसके पहले बच्चों ने लिख दिया सर टुगेदर वी कैन वी विल, जाओ जाओ। 1 घंटा 1.5 घंटे से ऊपर हो तो घबराना क्यों लगते हो तुम्हें, बताओ? बस ठीक है भैया, एक और चैप्टर बच्चा हमारा, फिर नहीं पढ़ाएंगे हम तुम्हें इतना, कोई तुम्हें ऐसा लगता है ना तुम्हें कि क्यों बड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, ठीक है नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे ही, अब तू देख बेटा, अब तू देख, जैसी 7 बजती है इनके प्राण ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जाओ जाओ, समझ में आ गया था? अब अपनी 3 दिन क्लास नहीं मेरे दोस्त, आई विल मिस यू। अब अपन मिलेंगे मंडे के दिन, मंडे के दिन अपन काम करते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट करते हैं, फिर डाउट सॉल्विंग रखेंगे और फिर मैप, ठीक है। चलो ओके, ठीक है भाई साहब, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। किधर बंद होती है? इधर